Hello everyone. So this lecture is about pointing theorem and pointing vectors. तो सबसे पहले हम इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं. बाद में हम पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करेंगे यूजिंग द नॉलेज वी हैव गेन टिल नाउ, बेसिकली यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस, एंड देन वी विल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग पॉइंटिंग वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, जो कि बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. ठीक है. तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम v. ठीक है. तो कोई अगर आपके पास गिवन वॉल्यूम है, उससे v वॉल्यूम है, उससे जो पावर बाहर निकल रही है उसके बारे में ये बात कर रहा है. ठीक है. तो दैट विल बी इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड विद इन एंड v माइनस द कंडक्शन लॉसेस. ठीक है. तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है विद इन, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें जितनी एनर्जी कम हुई है, ठीक है, और उसमें से अगर कंडक्शन लॉसेस को भी घटा दें तो हम क्या कह सकते हैं, जो बची हुई एनर्जी है वो क्या है, बाहर आई है. ठीक है. तो बेसिकली हम जानते हैं जब भी किसी कंडक्टिंग मीडियम में या किसी भी लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ईएम वेव प्रोपगेट करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो गिरने लगता है. ठीक है. और हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity is directly proportional to square of amplitude. Then basically we can say that power is proportional to amplitude somehow. तो एम्पलीट्यूड गिरने लगता है मतलब पावर में कमी आ रही है. ठीक है. अच्छा. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करती है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिर रहा है, दैट मींस उसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है. ठीक है. तो वो कह रहा है कि उसी डिक्रीज इन एनर्जी की बात कर रहा है, ये स्टोर्ड एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ है. अब जब ये एनर्जी बेसिकली जो डिक्रीज हुई है इसकी वजह से कुछ कंडक्शन लॉसेस होंगे, क्योंकि ये हो क्यों रहा है लॉसेस, क्योंकि कुछ कंडक्शन है डाइलेक्ट्रिक में. ठीक है. तो वही ओमिक लॉसेस प्लस ये जो रिडक्शन है यही बराबर है जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम के. ठीक है. इतनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है. और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एक वेक्टर को जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर. जब आप इसकी एसआई यूनिट में डायमेंशंस यूनिट्स देखेंगे तो वो निकल के आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, व्हिच गिव्स अस एन आइडिया कि ये कुछ पावर है किसी पर यूनिट स्क्वायर, पर यूनिट एरिया के लिए कितनी पावर उसके ऊपर फॉल कर रही है, ये उसके बारे में बात कर रहा है. क्योंकि ये एनर्जी जो है एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम इससे वी कैन अंडरस्टैंड कि वी कैन इजीली गेस कि ये पावर फॉलिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर. तो ये दोनों चीजें हमें ये इसका बेसिक आइडिया है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेशन करना है पॉइंटिंग थ्योरम का. ठीक है. सेम चीज को हमें मैथमेटिकली शो करना है. अब उसको मैथमेटिकली शो करने के लिए हम एक बेसिक वेक्टर का रिलेशन यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे वेक्टर कैलकुलस का, और उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन को बस हमें पुट करते चले जाना है और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा. ठीक है. तो सिंपल एक ये रिलेशन हम देख लेते हैं. अगर हम E क्रॉस H ले लें, ठीक है, तो देखिए पॉइंटिंग थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये पावर फ्लो की बात कर रहा है आउटसाइड. ठीक है ना, पावर फ्लो की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस H जो देता है वो हमें पावर के बारे में ही देता है. तो बेसिकली ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आइडिया रहे कि हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, ये याद कैसे रहेगा वो इस तरह से हम याद रख सकते हैं. तो यहाँ से हमें इस तरह से इसको रिमेम्बर करना है कि यहाँ पर जो है ये पावर है हमारी, इसका डाइवर्जेंस हमें लेना है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी पॉइंटिंग थ्योरम तक पहुंचने के लिए. अब इस रिलेशन के लिए अगर हम बात करें, अगर डेल ये जो डाइवर्जेंस है ई क्रॉस एच का, इसको हम अगर वेक्टर कैलकुलस के रिलेशन से देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. हम एक बार क्या कर सकते हैं, ई का कर्ल ले सकते हैं डाइवर्जेंस एच के साथ, और एक बार एच के साथ कर्ल ले सकते हैं और डाइवर्जेंस ई कर सकते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ई के साथ. तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. जब हम एक बार क्या करेंगे, ई के साथ कर लेंगे और यहाँ पे एच आ जाएगा हमारे पास बाहर, माइनस. दूसरे केस में क्या होगा, एच के साथ इसका कर्ल हो जाएगा और डाइवर्जेंस, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई के साथ. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक वेक्टर कैलकुलस का रिलेशन है, और इसके बाद हमें मैक्सवेल इक्वेशन और पता होनी चाहिए, एंड वी कैन इजीली डिराइव दिस थ्योरम. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा रिलेशन, इसको हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल टी होता है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी म्यू एच. ठीक है. म्यू एच हम इसको लिख सकते हैं.
तो म्यू जो है वो कांस्टेंट है, अगर होमोजेनियस मीडियम है तो म्यू जो है वो वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। आइसोट्रॉपिक है अगर होमोजेनियस मीडियम है तो बेसिकली ये हो जाएगा रिलेशन हमारा कुछ इस तरह का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कर्ल ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी, ये हम रख सकते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें एच के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज हमें करनी है हमारे सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म हमारी क्या है, कर्ल ऑफ एच विच इज गिवन बाय सिग्मा ई प्लस डेल डी बाय डेल टी। तो ये भी बेसिकली कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है मैक्सवेल इक्वेशन से। तो वही चीज हम मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, और यहाँ पे आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसी को बस हमें कंटिन्यू करना है, आगे एक्सपैंड करना है इसको। तो इसके लिए हमें अब एक छोटा सा यहाँ पर मैं एक हिंट लिख रहा हूँ, आप इसको देखिए जरा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेल एच बाय डेल टी डॉट एच, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने क्या करा है, ये जो डॉट प्रोडक्ट था इस पार्शियल डेरिवेटिव के साथ, उसको मैंने अंदर लिख दिया है और यहाँ पे बाहर हाफ का साइन लगा दिया। ऐसा क्यों किया है वो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए इसको अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, फिर वो मैग्नीट्यूड रह जाता है केवल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें केवल मैग्नीट्यूड मिलता है। अब जब आप इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, जब एच स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा 2h और डेल एच बाय डेल टी। तो 2 से 2 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, h डॉट डी एच बाई डेल एच बाई डेल टी। ठीक है ना, तो सेम क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। तो हम इस क्वांटिटी की जगह पर ये क्वांटिटी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, तो ये क्वांटिटी हम पुट कर देंगे। सेम चीज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस म्यू बाय 2 डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी माइनस सिग्मा ई माइनस एप्सिलॉन डेल, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये ई स्क्वायर बाय डेल टी। देखिए जहां भी मैंने स्क्वायर लगाया वहां पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया, वहां पे केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो टर्म थी हमें पावर पर यूनिट एरिया बता रही थी। ठीक है, जब इसका हम डाइवर्जेंस लेंगे तो ये पावर पर यूनिट एरिया नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो पावर है ये हम एक वॉल्यूम से कितना आउटफ्लो अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, इस पावर का ये क्या है, डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, तो मतलब डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, आउटफ्लो, पर यूनिट एरिया कितनी आउटफ्लो हो रही है पावर। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं कि एक सर्टेन वॉल्यूम से कितना निकल के आएगा, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें इसको ये इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, इन टर्म्स को मैं इस वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और रीअरेंज करके इसको हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल टी कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, म्यू एच स्क्वायर और प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। इस क्वांटिटी का हमें क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल हमें परफॉर्म करना है। साथ ही साथ हमारे पास ये जो कंडक्शन करंट था ना, अच्छा ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसकी भी होगी ना, यहाँ पर जो ई है बाहर लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा, वेक्टर का साइन नहीं रहेगा अब इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये ई स्क्वायर होगा, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा केवल। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा ई स्क्वायर
डीवी, और ये वी वॉल्यूम के ऊपर हमने इंटीग्रल परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमें बता देगा कि कितनी वी वॉल्यूम से कितना पावर आउटफ्लो कर रही है, डाइवर्जेंस इस टर्म का। ठीक है, अब अगर इस टर्म की बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसको हम निकाल सकते हैं कैसे, म्यू एच स्क्वायर और एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये हम पहले ही देख चुके हैं, बाय 2। ये हमारी एनर्जी डेंसिटीज होती हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और जब इसको हमने वी से इंटीग्रेट करा है, इस डीवी की मदद से वी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट किया है, तो वॉल्यूम डेंसिटी की जगह हमें एनर्जी डेंसिटी की जगह हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है, ये माइनस के साथ लगी हुई है, माइनस के साथ लगी हुई है मतलब फील्ड की एनर्जी जो कि डिक्रीज हो गई है। तो दिस इज डिक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड में जितना डिक्रीमेंट हुआ ये उसको बता रहा है। अब ये जो टर्म है सिग्मा ई जो होता है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है, हम जानते हैं ना कि जेसी जो होता है दैट इज सिग्मा ई। ठीक है, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा ई के बराबर होती है हमारी। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये कंडक्शन करंट की वजह से है। ठीक है, तो ये जो बता रही है ये हमें ओमिक लॉस बता रही है। ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, ये ओमिक लॉस बता रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जो आउटफ्लो, देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया हुआ है इस पावर का। ठीक है ना, तो ये पावर है, पावर का डाइवर्जेंस लिया हुआ है, इसका आउटफ्लो की बात कर रहे हैं वी वॉल्यूम के लिए। तो ये बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम एनर्जी आउटफ्लो, एनर्जी आउटफ्लो थ्रू अ गिवन वॉल्यूम v। ठीक है, ये टर्म हमें ये बता रही है। इसको हम फर्दर इसको लिख सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, E क्रॉस H हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका क्लोज्ड सरफेस से इंटीग्रल भी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये सेम ही बात है बट राइट हैंड साइड हमारी ये रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम गॉस सॉरी पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी पॉइंटिंग थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हमने डिराइव कर दिया है। नेक्स्ट जो है हमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहा है यूजिंग पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर को एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा E क्रॉस H, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये बेसिकली आपको क्या आइडिया दे रहा है, ये पावर का आइडिया दे रहा है कि किसी यूनिट एरिया से कितनी पावर फ्लो कर रही है। साथ ही साथ आप एक चीज और देख सकते हैं, ये E क्रॉस H है। E क्रॉस H हमारा क्या हुआ करता था, E क्रॉस H देता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, EM वेव। तो EM वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वो E क्रॉस H करके मिलता था। जैसे E अगर हमारा AX के अलोंग था और AY के अलोंग हमारा H था, तो AZ के अलोंग हमारा प्रोपगेशन आ रहा था। तो AX क्रॉस AY करके हमें AZ मिल जा रहा था। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो हमें क्या बता रहा है कि किस डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ कितना पावर फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसी की मदद से हम इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर पर यूनिट सरफेस एरिया और एक टाइम एवरेज और सरफेस एवरेज हम इसके लिए निकाल के देखेंगे, वो हम आगे अभी देखते चल जाएंगे। अभी सबसे पहले जो हमें समझने की चीज ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये साइनोसॉइडली वेरिंग है। ठीक है, अब ये साइनोसॉइडली वेरिंग है मतलब स्पेस टाइम में ये वेरी कर रहे हैं, ये जो इक्वेशंस है स्पेस टाइम में वेरी कर रहे हैं, दैट मींस बोथ आर फंक्शन ऑफ z एंड t। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, स्पेस टाइम में वेरी कर रहा होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसका इंस्टेंटेनियस रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इसका इंस्टेंटेनियस रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इस तरह से लिख रहा हूँ इस p वेक्टर को, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया z और t। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें इनका रिलेशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका रिलेशन जो है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, e की जगह पर e नॉट e रेज टू द पावर माइनस अल्फा t, सॉरी अल्फा z आएगा, यहाँ पे अल्फा z आएगा, और cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z
ए एक्स, ये क्या था हमारा, ये हमारा रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब मैं दूसरे पेन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें परफॉर्म करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एच नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये जो फील्ड आई थी ये हमारी ए वाई के अलोंग थी, वाई एक्सिस के अलोंग थी। यहाँ पर हमने दिखाया ना अभी कि एच की डायरेक्शन ये थी और ई की डायरेक्शन जो हमने ली थी वो ये ली थी, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें परफॉर्म करना है, उससे जो भी आएगा रिलेशन हमारा सिंप्लीफाई करके वही हमारा पी जेड टी होगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ई नॉट, और देखिए जो भी मैग्नीट्यूड है उसका कोई मतलब नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट से। ई नॉट जो है वो एक नंबर है, यहाँ पे एच नॉट जो है वो एक नंबर नहीं है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एच नॉट जो होता है वो होता है ई बाय ईटा, ठीक है। ईटा जो है वो इंट्रिंसिक इंपेडेंस है विच इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो इसका रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा, या फिर फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ईटा मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा ईटा, ठीक है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हम बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर भी देख सकते हैं हम कि यहां पर भी ये पार्ट जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, e की पावर माइनस टू अल्फा जेड जो होगा वो बाहर हो जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ ई नॉट, इसकी इस टर्म की जगह भी हम ई नॉट बाय ईटा का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं, तो ये ईटा स्क्वायर बाय ईटा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और cos ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। देखिए जब इसका ये एंगल ऊपर जाएगा, ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये थीटा एन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास बचेगी, ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सबका सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अब साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी, फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना। और ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है, वो ए जेड वेक्टर होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं cos a cos b का फॉर्मूला लगा के। तो cos a cos b का हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो मैं इसको पुट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ सेम चीज हमें करना है, इस एंगल को हम a की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इस पूरे एंगल को हम b की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पुट करके इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल करके आ जाएगा और डायरेक्शन भी निकल के आ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर फ्लो बता रहा है डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर फ्लो है हमारे पास डायरेक्शन के साथ, ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है, वही चीज हमें बता रहा है, पर यूनिट एरिया इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, देखिए जो ये इंस्टेंटेनियस वेरिएशन है पावर का, ये हार्डली हमारे यूज का है, हर इंस्टेंट पे पावर जो है उसमें कुछ वेरिएशन है। अब ये जो पावर का वेरिएशन है, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन ऑफ पावर, इट इज यूजलेस फॉर अस, ऑलमोस्ट यूजलेस फॉर अस। क्योंकि आपने देखा है कि जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की भी बात करते हैं, वॉल्यूम और करंट की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी हम एवरेज पावर निकालते हैं, वी आई कॉस फाई, ठीक है, जो पावर फैक्टर की मदद से हम निकालते हैं। तो हमें उससे पता चलता है कि एक्चुअल में कितनी पावर जा रही है, क्योंकि एलसी कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, पावर ऑसिलेट करती है, ठीक है। तो एवरेज कितना पावर जा रहा है आ रहा है, बेसिकली वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही चीज हमें देखनी है, एवरेज बेसिकली हमें देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरेज दो तरह से हम निकालेंगे, पहले जो एवरेज निकालेंगे वो टाइम एवरेज निकालेंगे, जो कि हम अपने वोल्टेज करंट सिग्नल के लिए भी अब तक करते आए हैं पावर सिस्टम में और मशीन्स में भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो सिग्नल है इसकी टाइम एवरेज निकालनी है। टाइम एवरेज मतलब वन साइकिल में, वन साइकिल के लिए कितना पावर बेसिकली यहाँ पर हमारा डिसिपेट होने वाला है, वो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, उसको हम नोटेशन उसका हम चेंज कर लेते हैं, उसको हम पी, ये एवरेज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम इसका टाइम एवरेज निकाल लेंगे तो टाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेशन से गायब हो जाएगी, क्योंकि टाइम के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको,
और टाइम के लिए एक बार आपने एवरेज निकाल दिया तो फिर टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम का फंक्शन फिर भी रह गया। अगर इस पार्ट में टाइम का फंक्शन रह गया, दैट मीन्स कि ये उसमें अभी भी इंस्टेंटेनियस वेरिएशन है, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वेरिएशन है। तो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर टी हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे कैसे? ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, पॉइंटिंग वेक्टर, इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे इसको जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक, यानी टाइम पीरियड तक, और वापस से नीचे जीरो से टी तक टाइम को इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट इज टी, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी विल गिव अस द एवरेज वेरिएशन ऑफ पावर इन वन साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ फेजर। देखिए यहाँ पर मैंने नोटेशन यूज की एस, और यहाँ पे फिर से एच एस फेजर है, ठीक है, क्योंकि टाइम इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये रिलेशन हम किसी न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेंगे कि इस पार्ट से हम यहाँ पर कैसे आते हैं। फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, जिसे हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉन्जुगेट, ठीक है। बस इसकी मदद से हमें जो डेरिवेशन देखना है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन हम इसकी एक न्यूमेरिकल की मदद से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट निकालेंगे, पहले ES रख लेते हैं। ES क्या होगा? ES जो होगा वो होगा E नॉट E रेज टू द पावर माइनस गामा Z और AX कैप, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा ES हो गया। इसमें टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होगी, रिमेंबर दिस इज द फेजर, तो ओमेगा टी की टर्म नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिर्फ और टाइम की इंफॉर्मेशन को ऑब्सोल्यूट कर दिया, यहाँ से निकाल दिया है हमने इसको, ठीक है। गामा जो है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। अगेन क्रॉस करेंगे हम इसको HS, HS से यानी कि H नॉट को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। H नॉट को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ E नॉट अपॉन में ईटा, और E की पावर माइनस गामा Z AY, और इसका कॉन्जुगेट हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें सॉल्व करना है क्वांटिटी। देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन हमें रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का होगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, ना ही ये कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो अभी फिलहाल के लिए हमें इसको अंदर रखना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लेते वक्त वेक्टर का कॉन्जुगेट नहीं होगा, वेक्टर बाहर आ जाएगा। ये वेक्टर बाहर, प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है वो इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है, तो बाहर AZ आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से इन दोनों की जो आएगा वो AZ बाहर आ जाएगा। बाकी हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर इकट्ठा करते चले जाते हैं। साइन यहाँ लगा लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास E नॉट जो होगा वो आ जाएगा बाहर, अपॉन में ईटा का मैग्नीट्यूड तो मैं बाहर ले ही सकता हूँ यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, AX और AY का क्रॉस करेंगे तो AZ आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? E की पावर माइनस गामा Z इंटू E की पावर माइनस गामा Z इंटू E की पावर माइनस J थीटा N, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा N, ये थीटा एन ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा। इस एंगल को मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और बाहर आ जाएगा हमारे पास AZ। देखिए सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, अगर इसमें भी आपको डाउट है तो प्रॉब्लम होगी, बट कॉन्सेप्चुअली हम इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला स्टेप अगर आप देख लें तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट लिखा है। बाकी मैक्सवेल इक्वेशन के अलावा हमने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को यूज किया है सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट के लिए। तो और वेव इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज किया। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर अपॉन में 2 ईटा का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा E की पावर, अच्छा यहाँ पे कॉन्जुगेट भी था, यहाँ पर कॉन्जुगेट भी था। तो जब हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे तो बेसिकली ये जो है, ये जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट पे ही कॉन्जुगेट लागू हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, तो कॉन्जुगेट जो है हमारा इस पर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी क्वांटिटी है क्या हो जाएगी? माइनस गामा कॉन्जुगेट, और इसका जो
कॉन्जुगेट होगा वो जे का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, यानी कि प्लस जे थीटा एन। ये क्योंकि देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी, ये ई की पावर निकल के आएगी और ए जेड ये वेक्टर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए माइनस गामा और माइनस गामा कॉन्जुगेट मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन पेन से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस गामा मतलब माइनस अल्फा माइनस जे बीटा, माइनस गामा कॉन्जुगेट मतलब माइनस अल्फा माइनस, एक तो माइनस ये वाला लगेगा और एक कॉन्जुगेट का माइनस लगेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जे बीटा, क्वांटिटी है प्लस जे थीटा एन। तो यहाँ पे देखिए जे बीटा से जे बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू अल्फा प्लस जे थीटा एन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में जेड भी आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे जेड भी आना चाहिए। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं इनके साथ जेड था जो हमारा छूट गया था। तो अच्छा, इसका रियल पार्ट हमें लेना है, ये इसका हमें रियल पार्ट लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका भी हमें रियल पार्ट लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय टू ईटा मैग्नीट्यूड। अब जब इसका रियल पार्ट हम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये जो टर्म बचेगी टू अल्फा जेड, ये तो एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। देखिए e की पावर अगर j थीटा होता है तो इसको हम cos थीटा माइनस प्लस j sin थीटा में, लेकिन e की पावर थीटा है तो ये क्या है, थीटा कोई रियल नंबर होगा और इस रियल, ये कांस्टेंट की पावर रियल नंबर है तो फिर से अगेन एक कांस्टेंट निकल के आएगा, तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो पावर है मल्टीप्लाई में ये पावर आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की, जिसमें से ये पावर जो होगी बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा, e की पावर j थीटा n, जिसका आपको रियल पार्ट लेना है। अब इसका रियल पार्ट अब जब आप लेंगे तो कॉस वाली टर्म आ जाएगी, साइन वाली टर्म जो होगी वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो कि j के साथ आएगी, माइनस टू अल्फा और कॉस ऑफ थीटा एन ए जेड। तो अगेन हमारे पास ये जो क्वांटिटी आ गई है एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, यहाँ पे सिर्फ जेड रहेगा, टी नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये एवरेज है। तो हमारे पास ये जो टर्म है टी जेड है एवरेज। ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें एवरेज बता रही है कि कितना एक साइकिल में पर मीटर स्क्वायर कितना पावर जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन थी ये एक साइकिल के लिए यूनिट एरिया से थी, कितनी पावर जा रही है। हमारे पास जरूरी नहीं कि यूनिट एरिया से ही हमें पावर बतानी हो, हमें किसी गिवन सरफेस एरिया के लिए भी बताना हो सकता है। अगर हमें ऐसा बताना होगा तो इसको मैं सिंपल पी एवीजी लिख रहा हूँ, पी को हम सिंपल पी बना रहे हैं यहाँ पे, नोटेशन ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। तो गिवन सरफेस के लिए इसको बस इंटीग्रेट कर देना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बिग डील नहीं है। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, बेसिकली ऐसा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी हमें चाहिए थी पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम से। इसी के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ईएम वेव्स का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थैंक यू सो मच।